अभी सोचा है कुछ चीजें इतनी महंगी क्यों हैं और कुछ लगभग मुफ्त? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और बात करेंगे अर्थशास्त्र के उस अदृश्य इंजन की जो ये सब तय करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल थोड़ा अजीब जरूर लगता है ना? एक तरफ है महंगा आईफोन और दूसरी तरफ पानी, जो जीने के लिए जरूरी है पर मिलता है लगभग मुफ्त में। देखिए, इसी तरह के सवालों का जवाब ही तो अर्थशास्त्र है। और इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी सी खींचतान से। और वो खींचतान है ये। एक तरफ हैं हमारी इच्छाएं जो कभी खत्म नहीं होती, हमेशा बढ़ती रहती हैं, और दूसरी तरफ हैं हमारे संसाधन यानी पैसा, वक्त, जमीन, जो हमेशा लिमिटेड होते हैं, सीमित। और बस यही जो तनाव है ना, असीमित इच्छाओं और सीमित संसाधनों के बीच का, यही हर आर्थिक फैसले की जड़ है। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम करें क्या? जब हम सब कुछ हासिल नहीं कर सकते तो हमें चुनना पड़ता है ना? हमें यह तय करना पड़ता है कि क्या चाहिए और क्या छोड़ा जा सकता है। असल में देखा जाए तो अर्थशास्त्र और कुछ नहीं, बस इसी चुनाव का विज्ञान है। तो अगर हम इसकी किताबी परिभाषा देखें तो वो यही कहती है, अर्थशास्त्र एक सोशल साइंस है जो ये स्टडी करता है कि लोग, कंपनियां, यहाँ तक कि सरकारें अपनी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने गिने चुने संसाधनों को कैसे मैनेज करती हैं, मतलब कैसे बांटती हैं। अच्छा, अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और बड़े लेवल पर सोचते हैं, पूरे देश के लेवल पर। ये जो चुनने की मजबूरी है, ये सिर्फ हम और आप पर ही लागू नहीं होती। अरे पूरे के पूरे देश, पूरी अर्थव्यवस्थाएं भी इसी कश्मकश से गुजरती हैं। उन्हें भी ये तय करना पड़ता है कि भाई अपने लिमिटेड संसाधनों से आखिर बनाएं तो क्या बनाएं। तो देश के इन बड़े बड़े और मुश्किल फैसलों को समझने के लिए ना, अर्थशास्त्री एक बहुत ही कमाल के टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या शॉर्ट में कहें तो पीपीसी। ये एक तरह से देश की आर्थिक सेहत का एक्सरे है। ये हमें एक साफ तस्वीर दिखाता है कि अगर कोई देश अपने सारे संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करे तो वो क्या क्या बना सकता है। अब जरा इस ग्राफ को देखिए। ये हमें 3 बहुत जरूरी बातें बताता है। अगर कोई देश इस लाइन पर, मतलब इस कर्व पर कहीं भी प्रोडक्शन कर रहा है, जैसे पॉइंट ए, बी, सी पर, तो इसका मतलब है कि वो अपने संसाधनों का बेस्ट इस्तेमाल कर रहा है, मतलब एकदम एफिशिएंट है। लेकिन अगर वो पॉइंट एफ पर है, जो कि कर्व के अंदर है, तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है, रिसोर्स बर्बाद हो रहे हैं। हो सकता है देश में बेरोजगारी हो या फैक्ट्रियां खाली पड़ी हो। और वो पॉइंट जी जो बाहर है, वो तो समझिए एक सपना है। आज के संसाधनों और टेक्नोलॉजी के साथ वहां पहुंचना नामुमकिन है। लेकिन एक अच्छी बात भी है, ये जो नामुमकिन वाली लाइन है ना, ये हमेशा के लिए पत्थर की लकीर नहीं है। जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है या देश को और ज्यादा संसाधन मिलते हैं, तो देश की पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी ही बढ़ जाती है। और तब जैसा कि देखा जा सकता है, ये पूरा का पूरा कर्व बाहर की तरफ खिसक जाता है। मतलब जो कल तक एक सपना था, वो आज हकीकत बन सकता है। चलिए, अब जरा देश की बड़ी तस्वीर से वापस आते हैं हम लोगों पर, यानी कंज्यूमर्स पर। जब हम बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं तो हम फैसले कैसे लेते हैं? हमारी इच्छाओं के पीछे आखिर लॉजिक क्या होता है? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल से आइडिया में छुपा है, जिसे कहते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी का सीधा सा मतलब है किसी चीज को इस्तेमाल करने से मिलने वाली खुशी या सैटिस्फैक्शन। इसे ऐसे समझिए, बहुत तेज गर्मी है और हमें एक ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिल जाए, तो उस आइसक्रीम को खाने से जो मजा आएगा ना, बस वही यूटिलिटी है। इसे जॉय पॉइंट्स की तरह भी सोच सकते। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। आइसक्रीम का पहला स्कूप, आहा क्या कमाल का लगता है ना? दूसरा भी अच्छा लगता है, पर शायद पहले जितना नहीं। और सोचिए, छठे स्कूप तक आते आते तो शायद पेट ही खराब हो जाए। अर्थशास्त्र में इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जैसे जैसे हम किसी चीज को और ज्यादा इस्तेमाल करते जाते हैं, हर अगली यूनिट से मिलने वाले जॉय पॉइंट्स कम होते जाते। तो सवाल यह है कि इसका हमारी शॉपिंग से क्या लेना देना? अरे भाई, बहुत गहरा कनेक्शन है। जरा सोचिए, अगर हर अगली चीज से हमें कम खुशी मिल रही है, तो जाहिर है हम उसके लिए पैसे भी कम ही देना चाहेंगे। और बस यहीं से जन्म होता है अर्थशास्त्र के सबसे बड़े नियमों में से एक का, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड या मांग का नियम। और ये जो डिमांड कर्व है ना, ये इसी बात की तस्वीर है। देखिए, ये हमेशा नीचे की तरफ झुका होता है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि कीमत और मांग में उल्टा रिश्ता है। मतलब जब चीज सस्ती होती है तो हम ज्यादा खरीदते हैं, और जब महंगी होती है तो कम,
कितना सिंपल और पावरफुल आइडिया है ना? तो ये तो हुई एक खरीदार की कहानी, लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी तो है, यानी बेचने वाला सप्लायर। तो सवाल यह है कि प्रोड्यूसर्स को क्या चीज़ मोटिवेट करती है, वो अपने फैसले कैसे लेते हैं? देखिए, जैसे हम कंज्यूमर्स यूटिलिटी या खुशी के पीछे भागते हैं, वैसे ही प्रोड्यूसर्स के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है प्रॉफिट, यानी मुनाफा। उनका सीधा सा मकसद है ऐसी चीज़ें बनाना और बेचना जिनसे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और जाहिर सी बात है, जब कीमतें ज़्यादा होती हैं तो ज़्यादा मुनाफे का चांस भी बढ़ जाता है। और इसी लॉजिक से हम पहुंचते हैं लॉ ऑफ सप्लाई पर, यानी आपूर्ति के नियम पर। ये डिमांड के नियम का ठीक उल्टा है। ये कहता है कि जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो प्रोड्यूसर्स उस चीज़ को और ज़्यादा बनाकर बाजार में बेचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट दिखता है। और ये जो सप्लाई कर्व है, ये इसी कहानी को दिखाता है। डिमांड कर्व के बिल्कुल उलट ये ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ होता है। ये साफ साफ दिखाता है कि कीमत और सप्लाई में सीधा रिश्ता है। कीमत जितनी ज़्यादा, बेचने वाले उतनी ही ज़्यादा चीज़ें बाजार में लाएंगे। तो अब मैदान में दो टीमें हैं। एक तरफ है खरीदार, जो चाहते हैं कि कीमत कम से कम हो, और दूसरी तरफ है बेचने वाले, जो चाहते हैं कि कीमत ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जब ये दोनों विरोधी ताकतें बाजार में आमने सामने आती हैं, तो क्या होता है? यहीं से असली जादू शुरू होता है। चलिए गेहूं के बाजार का उदाहरण लेते हैं। एक तरफ हैं हम सब खरीदार, जिनका डिमांड कर्व नीचे की ओर जा रहा है, और दूसरी तरफ हैं किसान, यानी सप्लायर्स, जिनका सप्लाई कर्व ऊपर की ओर जा रहा है। अब ये दोनों ग्रुप्स अपने अपने इरादों के साथ बाजार में आते हैं। मोल भाव होता है, बातचीत होती है। तो सवाल ये है कि आखिर में कीमत तय कैसे होती है? कौन जीतता है? और ये रहा वो मैजिकल पॉइंट, वो जगह जहां डिमांड और सप्लाई के ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को काटते हैं। इसी पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम, यानी संतुलन। यही वो जादुई कीमत है जिस पर बाजार आकर ठहर जाता है। इस कीमत पर खरीदार जितनी चीजें खरीदना चाहते हैं, बेचने वाले ठीक उतनी ही चीजें बेचने के लिए राजी होते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि यही इक्विलिब्रियम प्राइस या संतुलन कीमत वो अदृश्य इंजन है जो पूरी की पूरी इकोनॉमी को बैलेंस करता है। चाहे वो गेहूं की बोरी हो या फिर एक लेटेस्ट आईफोन, हर चीज़ की कीमत असल में मांग और आपूर्ति के इसी डांस से तय होती है। तो ये जो मांग और आपूर्ति की कुदरती ताकतें हैं, यही हमारे आसपास की हर चीज़ की कीमत तय कर रही हैं। लेकिन अब एक आखिरी और बड़ा सवाल, क्या होता है जब कोई इन ताकतों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है? मान लीजिए सरकार दखल देती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इकोनॉमिक्स की दुनिया में और भी गहराई में ले जाता है और सोचने पर मजबूर करता है।